हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मेरा हमेशा मानना ये होता है कि हम तो आपको गाइड करते हैं हमेशा। एग्जाम कैसे आपको देना है, एग्जाम में कैसे प्री देना है, मेंस देना है, फॉर एग्जांपल कैसे सिलेक्शन लेना है। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो आपके बीच में है, जब वो सेलेक्ट होके आता है तो शायद आपको उसकी बात और कनेक्ट करती है। सो दोस्तों, इसी क्रम में हमारे पास आज बिहार से रमन कुमार जी हैं, जिन्होंने इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल क्वालिफाई किया हुआ है। सो गाइज, हम इससे आज पूरा जानेंगे क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इनको मोटिवेट किया और सिलेक्शन कैसे लिया, इनकी पूरी कहानी हम जानेंगे। तो मोस्ट वेलकम है रमन जी आपका। और थैंक यू सर। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी मेहनत सफल हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थैंक यू सर। थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताइए, रमन जी प्लीज। जी सर, मेरा नाम रमन है और मैं बिहार भागलपुर से हूँ। मेरा बैंकिंग का प्रिपरेशन सर 2022 में स्टार्ट हुआ। 2000 2022 से लंबा लगभग 3 साढ़े 3 साल का सफर रहा सर, यहाँ तक आने में। इस बीच में मैंने बहुत सारे मेंस दिए, प्रीलिम्स दिए, इंटरव्यू भी दिए, लेकिन लास्ट में जाकर एसबीआई जूनियर एसोसिएट में मुझे सफलता मिली। ठीक है। सो रमन, तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था तुम्हारा। जी सर, मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन था। कंप्यूटर बैचलर ऑफ अभी अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए तो नहीं बीसीए किया, सर, और यस सर। पीजी में। यस सर। पीजी में। पीजी में सर, पीजी में उसी से रिलेटेड था सर, आगे का प्रोसीजर एमसीए। अच्छा। तो एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बायो बायो से हैं फॉर एग्जांपल, या आर्ट से हैं। तो एजुकेशन बैकग्राउंड कितनी हेल्प करता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने की, और तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से, या क्या फायदा तुम्हें हुआ। सर, मेरे बचपन से मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मतलब इसमें हिंड्रेंस आता है बीच में। अगर आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सारे टीचर से, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट उसका सबसे पहले बेसिक अगर आप सही से कंप्लीट कर लिए, तो आपके लिए आगे राह आसान हो जाता है सर। अच्छा। अच्छा रमन, ये बताओ कि तुम्हें किसने इंस्पायर किया कि तुम्हें बैंक जॉब में जाना है, कैसे तुम्हें इंस्पिरेशन मिली तुम्हें। एक्चुअली सर, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज है। हाँ, बिहार में तो है ही। तो हाँ, तो इसलिए सर, और घर में भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो बस एक था कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है, जबकि मेरा ये पहले पैशन नहीं था। मैं नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहता था, लेकिन फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे इधर स्विच करना पड़ा। और एक तरह नहीं से वो तो देखे ठीक। तो ये सही सही भी रहा मेरे लिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन बैंक क्यों, मतलब और भी सारे एग्जाम्स होते हैं। सर, बैंक का मुझे जो एग्जाम का लगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी लगा। मतलब सही समय पे एग्जाम हो जाता था, रिजल्ट भी सही समय पे आ जाते थे। और अच्छा। इसमें अगर आप एक बार सही से मेहनत किए तो आपके 6 से साल भर के अंदर आपके पास रिजल्ट रहता था। तो बैंक मुझे थोड़ा ज्यादा सही रहा। ठीक है। अब चूंकि तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वालिफाई किया तो हम उसी पर आएंगे। तो तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्जाम के लिए सीरियस कब हुए कि यानी एग्जाम क्रैक करना है मेरे को, मतलब कब हुए तुम। सर, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा सीरियस में तब हुआ जब मेरा आईबीपीएस पीओ में फाइनल मेरिट में रिजल्ट नहीं बना। तो हम्म। उससे पहले मैं सीरियस था, क्योंकि मेरा 1 जनवरी को मेरा ग्रामीण बैंक में भी रिजल्ट नहीं आया था। तो वहां से मुझे लगा, क्या अब ये लास्ट ऑप्शन है तो इसको बहुत बढ़िया से करना होगा। तो वहां से मैं कुछ अच्छा। ज्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगा 1 जनवरी के बाद से। तो अच्छा, वही मतलब कुछ कुछ ठोकर पॉइंट ठोकर जोड़। लगी। ठोकर लगी तो जाग गए, हाँ। यस सर। ओके। यस सर। ठीक है। सो रमन, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई बैंक एग्जाम की बात करें तो आपकी जो पैटर्न होता है वो प्री का होता है, फिर मेंस का होता है। तो तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, मतलब मैं प्री मेंस की बात कर ही नहीं रहा हूँ। एक बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसके एग्जाम 3-4 मंथ के बाद है फॉर एग्जाम्पल। तो तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में। सर देखिए, सबको आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा अभी, कि जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न हो गया है, जीए भी बहुत वास्ट आने लगा है। इंग्लिश का भी लेवल और रीजनिंग का भी लेवल। हम्म। अच्छा तो। आपको 2-2 घंटा जीए और 2 घंटा क्या कहते हैं सर, इसमें इंग्लिश में तो देना ही होगा कम से कम। मैथ मैथ रीजनिंग का क्या है सर, आजकल सारे बच्चे मैथ रीजनिंग करते हैं, और एग्जाम में उससे कुछ एक्स्ट्रा एज नहीं मिल पाता है। तो एक्स्ट्रा एज के लिए आपको इंग्लिश और जीए पे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा फोकस रहा कि मैं इंग्लिश को किसी तरह बढ़िया करूं और जीए में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करूं। okay। रमन, क्या तुम हमारे साथ जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो क्या तुम अपना डेली शेड्यूल
और वीकली शेड्यूल तुम्हारा क्या था, तुम्हारा प्लान क्या था, रूटीन तुम्हारा क्या था, क्या तुम शेयर कर सकते हो? यस सर। मैं रोज रात सोने से पहले एक टू डू बना लेता था कि मुझे आज इतना करना है। तो उसी को मैं फॉलो करता था सर। जैसे सुबह सबसे पहले होने के साथ मैं इंग्लिश का रीडिंग करता था सर। उसमें हम्म। 45 मिनट देता था। क्योंकि मुझे मेरा जहाँ तक इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आया वो रीडिंग की वजह से आया है। तो उसके बाद फिर आपका रीडिंग क्लास रीडिंग में एटीएम क्या वाला रीडिंग करता में था। क्या रीडिंग में क्या पढ़ते थे? रीडिंग में सर दो बैंक का जैसे इंडियन एक्सप्रेस का पूरा एडिटोरियल और द हिंदू का एडिटोरियल। अच्छा, ओके, ठीक है। फोर्टी उसके फाइव बाद मिनट्स में? उसके यस सर। और फिर अलग से 20 मिनट में वोकैब के लिए रखता था सर। अच्छा। क्योंकि वोकैब आप जितना ज्यादा करेंगे वो आपको एग्जाम में उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर आपका ओके। क्लास करता था। और उसके ओके। बाद एक प्रीलिम्स का मॉक और मेंस का फिर मैं सेक्शनल लगाता था। अच्छा। और फिर सर दोपहर के टाइम में 1 घंटा ऐसा रखता था मुझे पुराना जीए रिवीजन करना है। जैसे अभी आप जैसे जून स्टार्ट किए हैं। तो मेरा रहता था कि मई का साथ के साथ मतलब 1 मई 2 मई 3 मई एक दिन में 3 पीडीएफ मुझे धीरे धीरे करते हुए जाना है कि आगे जाके बर्डन मेरे ऊपर नहीं पड़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद? उसके बाद सर शाम होता था तो फिर शाम में थोड़ा सा मैं अपने लिए फ्री टाइम रखता था क्योंकि गैप भी बहुत जरूरी है। हम्म। तो शाम में मैं वॉक वगैरह करके वापस आता था। हाँ, तो उसके बाद फिर आपका क्लास 9-5 वाला एमसीक्यू उससे पहले मैं उसे आधा घंटा रिवीजन करता था। और उसके बाद 9-5 का एमसीक्यू। और फिर हम लोग का सर एक ग्रुप था छोटा जैसा उस पे इंग्लिश का एक क्विज होता था डेली उसको लगाता था। और फिर 2 घंटा सेल्फ स्टडी मुझे मतलब क्या मेरा कमजोरी है उस पर काम करना है। तो रात के 2 घंटे सेल्फ स्टडी फिर बस मतलब ऐसा ही था। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आप हाँ रात में यस लगाते सर थे? रीजनिंग क्वांट। यस। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा डेली का शेड्यूल हो गया। अब डेली शेड्यूल में वीकली भी रिवीजन करना जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट जीए, इट्स अबाउट मैथ भी, रीजनिंग भी, आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है। तो वीक में तुम्हारे यस सर। क्या प्लान से रिवीजन करने के? वीक में सर प्लान ऐसा था जो क्वेश्चन मैंने अगर 6 दिन में जो मॉक दिए मेंस के सेक्शनल जो दिया अगर उसमें ऐसा तो रहता है कि नहीं कि सारा क्वेश्चन बन जाए। मान के चलिए मेरे हर एक कोई डीआई किसी सेक्शन में नहीं बना तो कुछ डीआई कुछ पजल किसी सेक्शन में नहीं रहा। तो उसे मैं रखता था संडे को कि उसको किसी तरह कवर करने का संडे को। और फिर मेरा तो डेली सीए रिवीजन होते रहता था तो डेली आपके एक वीकली वीकली क्लास जो आपने स्टार्ट किया है उससे यानी तो फिर पीडीएफ से मैं वीकली सीए भी रिवीजन कर लेता था। और शाम में फिर जो डेली क्विज होती मतलब वीकली क्विज होती है टेलीग्राम पे तो वो हम्म। उसको देता था सर। तो यहाँ से यानी मेरे रमन, जीए में काफी बेनिफिट। तुमने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैनेज नहीं कर पाते। मतलब अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देखना बहुत जरूरी होता है। तो आप चाहें तो इसको आप शनिवार को, संडे के लिए आप बचा सकते हो, वहां पे आप कर सकते हो, है ना? यस सर। अच्छा, तो तुमने मॉक टेस्ट की बात की। अब जरा मुझे बताओ कि एक बच्चा जिसका एग्जाम है, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट में, और तुम्हारे सफलता में मॉक टेस्ट ने का क्या योगदान है, तुम ये बताओ। सर जो भी बच्चा का भी एग्जाम है जैसे प्रीलिम्स लगा हुआ है तो प्रीलिम्स तो आप कंटिन्यू रखिए डेली एक। क्योंकि हम्म। प्रीलिम्स पूरा स्पीड का खेल है उसमें उतना कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं आएगा आपका स्पीड बढ़िया है। तो आप प्रीलिम्स निकाल जाइएगा प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन मेंस के लिए आपको पूरा एकदम उसमें फोकस रहना पड़ेगा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं मिलता है प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए मुश्किल से 1 महीना मिलता है। तो और हम्म। बैंक का एग्जाम का शेड्यूल ऐसा है कि लगे लगे प्रीलिम्स होता है और साथ ही मेंस भी होते जाता है। तो आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो और सर उतना कोई प्रीलिम्स का कोई बहुत बड़ा वो मतलब जो हैवॉक क्रिएट करके रखा गया है कि प्रीलिम्स करना है ऐसा कुछ नहीं है। आप मेंस स्टार्ट करते रहिए और प्रीलिम्स उसके साथ साथ होते जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा रमन, हर इंसान का स्ट्रांग पॉइंट भी होता है, वीक पॉइंट भी होता है ना? तो तुम्हारा इस पूरे प्रोफेशन में सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रांग पॉइंट था, क्या वीक पॉइंट था, और क्या तुम्हारे स्ट्रांग पॉइंट वीक पॉइंट थे, और तुमने कैसे टैकल किया इसको? सर सबसे पहले तो बात करते हैं स्ट्रांग पॉइंट का तो क्वांट स्ट्रांग पॉइंट था बाद में मैंने सीए को स्ट्रांग बना लिया मेहनत करके। क्योंकि करंट मुझे अफेयर्स। पता लग गया था हाँ क्योंकि पता लग गया था इंग्लिश में मेरे से उतना ज्यादा होने वाला है नहीं। हम्म। क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए भी कोशिश किया लेकिन फिर अंतिम समय में एक समय ऐसा है कि मुझे इंग्लिश को एवरेज करना पड़ा। और क्वांट को और सीए को स्ट्रांग बनाया। और रीजनिंग मेरा एवरेज था तो मतलब क्वेश्चंस मेरे से हो जाते थे। तो मेरा ओके। स्ट्रांग पॉइंट क्वांट और सीए रहा और वीक पॉइंट इंग्लिश रहा सर। तो आप बार बार बोल रहे हो कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट था वो मैथ है, क्वांट है और करंट अफेयर्स है।
तो आप क्या हम्म। मुझे अपना अटेम्प्ट बताओगे जीए में, क्योंकि बिकॉज बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं सर 4 अटेम्प्ट हुए, 5 अटेम्प्ट हुए, पेपर ऐसा आ गया। आपके अटेम्प्ट कितने एग्जाम में थे? सर एसबीआई जूनियर एसोसिएट में मेरे 28 अटेम्प्ट थे। फिर बाद में ओके। आके मैंने क्वेश्चंस को मिलाया भी घर में, तो मेरे हम्म। 4 गलत निकले थे और 24 सही थे सर। यानी कि आपने 28 क्वेश्चन किए तो 4 तो ऐसे माइनस हो गए, 24। और 24 मतलब कि हम्म। आपका अगर 4 मिस्टेक हुआ तो एक नंबर और गया, मतलब 23 नंबर। यानी कि हाँ। आप 23rd नंबर पा सकते हैं जीए में, ये आप अपना एक बात कह रहे हैं ना? तो वो अब वो ट्वेंटी मैंने लेस थर्ड बोलिए। जी, वो मैंने रिस्क नहीं लिया इसलिए क्योंकि इस मतलब एक्स्ट्रा मुझे मारना नहीं था इस एग्जाम में। ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर करंट अफेयर्स पर मेहनत हम करें तो 20-20+ मार्क्स हम आराम से बना सकते हैं एग्जाम में, हाँ? यस सर। यस सर। ओके। हाँ, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेक्रेटरी को छोड़ दे तो मतलब पेपर थोड़ा सा ड्रास्टिक आ ही गया था, है ना? अच्छा। यस सर। अब रमन यार, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे बिगिनर जो होते हैं वो हमारा वीडियो देखते हैं, तो आप जरा मुझे बताइए कि जब आप बिगिनर थे और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे प्रो हुए, तो आपकी क्वांट और रीजनिंग को लेकर स्टडी क्या थी आपकी? कैसे आपने किया, मतलब स्टार्टिंग में कैसे किया आपने, फिर बाद में आपका क्या अप्रोच था आपका? जब मैंने सर स्टार्ट किया क्वांट ओरिजिनिंग का, तो मैंने सबसे पहले तो पूरा कोर्स कंप्लीट किया क्वांट के लिए। मतलब क्या अच्छा। ट्रिक है, क्या वो है। सबसे पहले मैंने अपने पूरा कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं कोई क्लास वगैरह में नहीं गया, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की पीडीएफ से। यूट्यूब पे किसी भी टीचर का पीडीएफ लेता था, वहां से क्वेश्चन बनाता था। या बहुत सारे चेकलिस्ट मिलते हैं, वहां से पीडीएफ बनाता था, सेक्शनल देता था। तो अगर आपका एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और पूरा मतलब बेसिक कंप्लीट है, तो आपसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपका सब चीज आगे मतलब स्मूथ चलेगा। ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। अच्छा, इस पूरी जर्नी में तुमने बिगेस्ट चैलेंज क्या फेस किया? इस पूरी जर्नी में सर सबसे बिगेस्ट चैलेंज, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा एंजाइटी हुआ सर। जब 2023 में इतने सारे मेंस देने के बाद जब कुछ निकला नहीं, तो हम्म। मतलब एक फेल्योर टाइप का फील हुआ कि अब होगा या नहीं होगा। लेकिन वो भी एक दौर था। उसके फिर भी सोचे कि चलो एक मौका अपने आप को देना चाहिए। उसके बाद आए तो आरआरबी पीओ का मेंस ही नहीं हुआ सर, जबकि बहुत ज्यादा चांस था। और उसके बाद आरआरबी का मेंस नहीं हुआ। एसबीआई पीओ का फाइनल में नहीं हुआ। और सबसे बड़ा मेरे लिए सर, सबसे बड़ा दुख का ये रहा कि मेरा आईबीपीएस कलर का प्रीलिम्स नहीं निकला 0.25 से इस साल। ओके। इसी साल मतलब एग्जाम दिया आपने हाँ, तभी? इस 2024 में। तो तो दोस्तों, उस सब। ये एक मैसेज, हाँ एक मैसेज है। अगर आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। तो रमन का सोचो क्लरिकल प्री निकला नहीं, और ये उसी टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सिलेक्शन ले रहा है। तो अपने आप को कमजोर इस तरह नहीं समझना चाहिए। हाँ रमन, कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी बीच में टोक दिया मैंने, हाँ। जी सर, तो सबसे बड़ा सेटबैक था वही कि आईबीपीएस कलर का प्रीलिम्स मेरे से नहीं निकला। तो उस समय मैं एकदम शॉक था कि क्या हो रहा है, मतलब क्या अब होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर एक समय में, उस समय आपसे बात भी किया मैंने, तो बोला कि जो हो गया चलो आगे करो। तो फिर अंदर से मुझे रियलाइज हुआ कि किसी को भी अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए। जब अंतिम लगे सब चीज छोड़ने छोड़ने से पहले एक बार एक मौका खुद को देना चाहिए, शायद वहीं पे कुछ बदलता है। और वही हुआ सही है, सर, सही है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट में हो गया। तो ये तो तुमने बता दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन तुम जरा ये बताओ कि जब तुम्हारे अंदर डिमोटिवेशन था तो तुमने अपने आप को राइट ट्रैक पे लाने के लिए किया क्या, मतलब तुमने? तो देखिए, राइट ट्रैक पे लाने के लिए मैंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया। मैंने एक जगह ढूंढा जहां पे मुझे सुकून मिले। शायद सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी किसी कोई कोई स्पेशल पर्सन से बात करके उसको सुकून मिले, कोई कहीं जा सकता है। तो मैंने बहुत थोड़ा पर्सनल है लेकिन चलिए बता देता हूँ। मैंने मंदिर जाना स्टार्ट किया सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंजाइटी था। तो वहां मुझे रिलीफ मिला और इनर स्ट्रेंथ भी मिला। तो वहां से फिर मेरे लिए सीधे चीजें आसान होती गई धीरे धीरे। ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो पेपर तुमने दिया, प्रीलिम्स और मेंस तुमने दिया, क्वालिफाई किया। तो क्या इन दोनों यस सर। पेपर में तुम्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ सरप्राइज का? बिकॉज लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। नहीं सर, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। ओके। बस अगर सेकेंड शिफ्ट तो था नहीं मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट शिफ्ट था तो सब चीज आराम से निकल गया। मतलब और जैसे पेपर प्रीलिम्स होता है में ऐसा नॉर्मल। कुछ खास। हाँ हाँ, हाँ, मेरे बोलो। लिए सब चीज नॉर्मल था। ओके। प्रीलिम्स में तो सब चीज अच्छा। नॉर्मल था, मेंस में भी नॉर्मल से निकल गया सर। क्वांट क्वांट में खास करके मेरे लिए डुएबल आ गया। तो क्वांट बन गया, उसके बाद मैंने सीए भी कर दिया। और रीजनिंग भी मेरे से बन गया, तो इंग्लिश में मैंने उतना खासा रिस्क लिया नहीं, नॉर्मल बनाया और फिर। अच्छा, प्री का एग्जाम होता है फिर मेंस का एग्जाम होता है?
प्री के एग्जाम में टाइम पीरियड चेंज है, सब्जेक्ट चेंज है, मतलब सारे नहीं आते, मेंस में ऐड ऑन हो जाते हैं, ऐड ऑन। तो तुम्हारी जो प्री एग्जाम तुमने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? और मेंस के एग्जाम में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर प्रीलिम्स का एग्जाम में अटेम्प्ट करें, प्रीलिम्स में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है सर स्पीड का, क्योंकि क्लरिकल पेपर डुएबल होता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, रीजनिंग भी डुएबल था, रीजनिंग में भी मैंने 35 किए, हम्म। क्वांट में भी मैंने 31 32 किए, इंग्लिश में मैंने 24 25 किए थे सर प्रीलिम्स में। तो वो पेपर डुएबल होता है, तो आपको वहां पर से क्या सर, इस प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड सर। अब मेंस में आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, मतलब आप किस तरह से आपने, मेंस में सर आपको सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको एग्जाम केस में काम रहना होगा, क्योंकि कभी कभी कोई कोई पजल में स्टक कर जाता है, तो वहां पर से फिर पैनिक होता है, हो जाता है, होने के बाद वहां से फिर दिक्कत होता है सर, इसीलिए आपको काम रहना बहुत जरूरी ठीक है, सही बोल रहे है हो, सही एग्जाम। बोल रहे हो। अच्छा, रमन एक बात बताओ, जब एग्जाम हम देने आते हैं, जो रियल एग्जाम आ रहे होते हैं, उसमें थोड़ा प्रेशर होता है। तो प्रेशर में यस सर। स्पीड और एक्यूरेसी, जो इस पर खेल गया उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रेशर यस सिचुएशन सर। में तुमने स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की अपनी? वो तो सर आप जितना एग्जाम फेस कीजिएगा धीरे धीरे आपके साथ आते जाएगा, इसीलिए सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट कितना ज्यादा आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस हम्म। कितना कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है प्री यार। हाँ बोलो। स्पीड में सबसे बड़ा दिक्कत है क्या सर, वो क्वेश्चन गलत होने के डर होते हैं, इसीलिए मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम्म। जिससे मतलब आपके गलत होने के चांस काफी रिड्यूस होते हैं। ठीक है। तो रमन, तुम एक ऐसे लड़के हो कि तुमने इस साल बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। तुमने बताया कि तुम्हारा आईबीपीएस का प्री भी नहीं हुआ था इस बार। तो यस रमन सर। एक लड़का ऐसा है मेरे में जो कि तैयारी कर रहा था। अचानक से एक दिन क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आता है आपके पास, मैसेज आता है, आपने पीडीएफ देखा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था उस समय? सर पहला रिजेक्शन कोई खास रिएक्शन नहीं था सर, बस मैंने पीडीएफ देखा तो एक बार में विश्वास नहीं हुआ, उसको 4 5 बार चेक किया, और फिर अपने मम्मी पापा के रूम में जाके उनको बताया कि सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। और उसके बाद मैंने आपको कॉल भी किया, तो शायद आप कॉल उस समय रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं सो रहा था उस तो समय यार। तो फिर तबीयत ठीक ठीक था, नहीं थी मेरी, एक हाँ। सुकून था। एक अंदर से बहुत ज्यादा सुकून था और रिलीफ था। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स का रिएक्शन था, मम्मी खुश थी, पापा गले लगाए, बस यही हम्म। रिएक्शन था, एकदम काम रिएक्शन था सर, कोई खास नहीं था। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल था बोल रहे हो, हाँ? हाँ नॉर्मल था। ओके, यानी आपने नॉर्मल बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स भी कुछ होंगे इसके अलावा। तो आपके फ्यूचर प्लान्स यस क्या है सर। आगे, मतलब आपको क्या करना है भविष्य में आगे आपको, ये बताइए हम। अभी तो इस साल सर पहले सारे पीओ के एग्जाम देने हैं, और मतलब मेरा एम है सर LIC डबल AO। अच्छा। अगर वो उसका अगर उसका वैकेंसी आता है तो उस पर ट्राई करूंगा मैं। ओके, यानी कि आप यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, आपको और बेटर पोस्ट चाहिए, हाँ? यस। यस ठीक है। सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने हमें बताई। अब मेरा कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। सबसे पहले यस कि सर। आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सर उनके लिए एडवाइस यही है कि बस आप अपना काम करते जाइए, ये बैंकिंग का प्रिपरेशन ऐसा है कि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको इतना जल्दी हिम्मत हारने का नहीं है। किसी के 1 साल में हो जाता है, किसी को 3 साल लगता है, किसी को 5 साल लग जाता है। तो लेकिन अगर आप एक चीज पे स्टिक रहेंगे, अगर आप अपना कोई एक प्लान पे स्टिक रहेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन डेफिनेटली मिलेगा सर। अच्छा, कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको लगती है कि विद्यार्थी हमेशा करते हैं, तो आप क्या ये जो विद्यार्थी हमारे हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? सर मिस्टेक सर इसमें सर जो मैं अपना बता सकता हूँ सर मिस्टेक, ठीक। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जैसे मैं RRB का एग्जाम देने गया था लास्ट ईयर मेंस का, तो मैं पैनिक कर गया था पूरे एग्जाम में, और एग्जाम डुएबल था, क्वेश्चन बन जाते, लेकिन मेरे रीजनिंग के उसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुए थे सर। मतलब अगर आप कोई भी सेक्शन में पैनिक कीजिएगा, तो आपको खास करके IBPS में वो आपका पूरा साल का मेहनत बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ के कम से कम आगे बढ़िए, क्या कोई दूसरा सेक्शन उससे इजी आ सकता है, आप वहां से मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन किसी सेक्शन में फंस के आपका अगर सेक्शनल क्लियर नहीं हो तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दूसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए, वहां से अपना मार्क्स जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फॉलो की, मतलब उतना मार्क्स लाइए, और उसके बाद किसी दूसरे सेक्शन पे स्विच करके वहां से मार्क्स गेन करने का कोशिश कीजिए।
एक क्वेश्चन और मेरा, जब हमारे प्री यस के एग्जाम्स हो जाते हैं तो फिर मेंस का एग्जाम आता है। अब प्री का एग्जाम मैंने दिया है, मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा सिलेक्शन नहीं होगा। इसी में हम डिलेमा में रह जाते हैं कि यार हम पढ़ें कि ना पढ़ें। तो प्री से लेके मेंस का जो टाइम है, तो उसका यूज कैसे करना चाहिए? सर, उसका यूज आपको मेंस करना ही पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपका इस एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन दूसरा तो निकलेगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स तो निकलना है सर। तो इसीलिए अगर आप प्रीलिम्स दे के आते हैं नेक्स्ट डे या उसी दिन से आप मेंस में लग जाइए, जीए को बढ़िया कीजिए और जो मेंस के सेक्शनल स्टार्ट कीजिए। इससे आगे आने वाले एग्जाम में आपको फायदा होगा। क्या पता आपका उस एग्जाम में प्रीलिम्स से निकल जाए। इस बार जैसे सर बिहार का एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ 47 चले गया, जो कि एकदम मतलब अनएक्सेप्टेबल था कि इतना कम भी जा सकता है। तो हम्म। बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है सर कट ऑफ प्रिडिक्ट करना आजकल के समय में। इसीलिए आप आइए, कोई भी एग्जाम देके आ रहा है उसके साथ नेक्स्ट डे मेंस पे लग जाइए। तो जो उस एग्जाम और आगे वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके। रमन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो सिलेक्शन लिया उसमें बड़ा मैं प्राउड हुआ, बड़ा मैं खुशी हुई। आपने जो पॉइंट बताए हैं बड़े अच्छे पॉइंट बताए हैं, बड़े इजी लैंग्वेज में समझा दिया आपने एस्पायरेंट को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने इंपॉर्टेंस समझाया डेली स्टडी का, आपने इंपॉर्टेंस समझाया वीकली स्टडी का, आपने इंपॉर्टेंस समझाया कि कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा, और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो। और हम आपके स्वीट्स का वेट कर रहे हैं जो अभी तक नहीं मिला है हमें। अब वो कब मिलता है? तो आपने जी वादा सर। किया कि आप नोएडा खुद आएंगे देने के लिए, तो वो देखते हैं। तो जब आप यस सर। हमारे घर पर आएंगे तब भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपके साथ। जी सर। तो रमन, थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाई हो। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने बच्चों को गाइड किया। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप दूसरों को भी ऐसे ही गाइड करेंगे, आपके पास जो भी जी चैनल्स है सर। प्लेटफॉर्म से उसके थ्रू। ऑल द बेस्ट फॉर योर जी फ्यूचर सर। रमन। और जल्दी से LIC डबल हो बनिए, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर रमन। रमन, थैंक यू जी सो सर। मच। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर।